नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम सोशल साइंस के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूंकि देखिए सोशल साइंस तो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इससे पहले हमने सिर्फ सिलेबस का ये वीडियो आपको अपलोड किया होगा। ठीक है, तो सिलेबस जिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, एक बार जाके आप पहले सिलेबस समझ लीजिएगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर कभी भी कोई भी आप एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप सबसे पहले अगर किसी भी तैयारी में घुस रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए। तो उसी में हम लोग आप बता रहे हैं आपको कि इससे पहले हमने हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो संस्कृत, हिंदी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एक एक करके आपको डीपली सिलेबस कहां से कितना मार्क्स का आता है, किस पैटर्न पे आता है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन भी हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे कैसे क्या आता है। तो एक स्ट्रेटेजिकली तैयारी के लिए आप एक बार सिलेबस वाला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। सोशल साइंस में भी हमारा सिलेबस वाला वीडियो अपलोड हो गया है, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट का भी सिलेबस अपलोड हो गया है। आज से सोशल साइंस की हम लोग एक एक करके क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 1 जो है। इसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, सबका क्लास आपको इसी के पैरेलल देखने को मिलेगा। तो आज श्री गणेश करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो उसका पहला जो चैप्टर है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को हम समझेंगे। ये जो हमारा जो हेडिंग है, इसके बारे में भी जानेंगे, क्या क्या इस चैप्टर में है, क्या क्या पढ़ना है, सारे मेन पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर वाला कोई भी पॉइंट आपसे छूटने वाला नहीं है। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आप जब देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से तो आपका नहीं छूटने वाला है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस हेडिंग को समझेंगे, ठीक है। हेडिंग के बाद आफ्टर दैट, क्योंकि इसी में है क्या, आपका लोकतंत्र क्या है, सत्ता में साझेदारी क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण, इसके अलावा इंडिया के अंदर का भी उदाहरण हम लोग समझेंगे। सत्ता में साझेदारी का प्रकार, सत्ता में साझेदारी का प्रकार, इसके बाद सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी जानेंगे। लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे का लाभ, इसकी एक एक पॉइंट पर, यानी सत्ता में साझेदारी क्या होता है, आपके आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जाएंगे, ठीक है। छोटा सा वीडियो, ज्यादा नहीं रहेगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार क्या है, लोकतंत्र राजतंत्र में क्या डिफरेंस है, क्या बुराइयां थी राजतंत्र में और लोकतंत्र में क्या अच्छाइयां हैं, इसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है, इन सभी पहलू पे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। आप अगर हमारे इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं, अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके बाद हम लोग क्या, क्लास 10th के अगर आप बच्चे हैं बिहार बोर्ड के, 2026 में जो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि 2026 में एग्जाम देने के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपको हमारे इस YouTube चैनल पे मिलने वाला है। लाइव क्लास के भी जरिए हम लोग जल्द इस सेशन की शुरुआत करेंगे। जल्द ही, जैसे ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा, हम लोग इसे लाइव भी लाएंगे, ताकि हम लोग बच्चों से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट हो पाए। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले जो टॉपिक है, लोकतंत्र क्या है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग पे जाएंगे। कोई भी चैप्टर हेडिंग से हम लोग शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। देखिए, शासन प्रणाली, किसी भी देश की शासन प्रणाली चलती थी। पुराने समय में राजतंत्र की तरह से चलती थी, जिसमें राजा का शासन होता था। अभी के टाइम में अधिकांश देशों में लोकतंत्र चल रहा है। तो सबसे पहले लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में दोनों में मेजरली डिफरेंस पता कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लोकतंत्र के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में आपको डीपली जानकारी आपको क्लास 9th में मिल गई होगी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार क्या क्या है, लोकतंत्र कैसे चलता है, इन सभी के बारे में आपको क्लास 9th में जानकारी दे दी गई होगी। यहाँ भी हम लोग थोड़ा ओवरव्यू जान लेंगे। उसके बाद इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, हमारे इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र और राजतंत्र में डिफरेंस देख लेते हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र, सबसे पहले बेसिकली, सबसे पहले सबको यही पता होगा, राजतंत्र क्या होता है, राजा का शासन। राजतंत्र में राजा या रानी, इन दोनों में से किसी एक का शासन होता है। राजा शासन करते हैं या रानी, यानी राजा या रानी का शासन चलता है राजतंत्र में। वहीं लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन चलता है। जनता जिसे चुनती है, जनता जिसे अपने वोटों से चुनती है, उनका ही शासन चलता है। नेता राजा जन्म के आधार पर बनते हैं। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्या होता है, राजा का बेटा ही
राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में नेता जनता के वोट से चुना जाता है। जिसके पास जनता का अधिक सपोर्ट होता है, जिसके पास जनता अधिक होती है, वही राजा बनता है। जिसके पास जनता अधिक होती है वही चुने जाते हैं, वही नेता बनते हैं। लोकतंत्र में जनता को बोलने की स्वतंत्रता होती है, सरकार बदलने का अधिकार होता है। अगर सरकार कोई अच्छा से काम नहीं करे तो जनता अगर चाहे तो उस सरकार को बदल सकती है, उस सरकार को अपने पद से हटा सकती है। ठीक है। वहीं राजतंत्र की बात करें तो जनता की भागीदारी बहुत ही सीमित होती है। इसमें शासन प्रशासन में, राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र के शासन प्रशासन में जनता की भागीदारी बहुत ही सीमित होती है। राजा अगर चाहेगा तो जनता की सुनता है, नहीं चाहेगा तो नहीं सुनता है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जो है, अच्छी सरकार जो है जनता के भरोसे ही चलती है। जनता जो चाहती है वही होता है। जो जिसको चाहेगी वो तख्त पे होगा, जिसको नहीं चाहेगी वो अर्श से फर्श वाला सीन होता है। ठीक है। अगर जनता जिनको प्यार करे वो मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और जिनको नहीं प्यार करे वो मतलब एक लंबे समय अंतराल तक स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। ठीक है। तो राजतंत्र और लोकतंत्र में बेसिकली पहला तो आपका यही, तो इसमें क्या होता है, इन सभी पहलू को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है। लेकिन बच्चों क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लोकतंत्र की बहुत सारी चुनौतियां भी है। लोकतंत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी आई है आपकी। तो उन्हीं चुनौतियों में क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। उन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होती है। सबसे पहले तो हम लोग फिर से एक बार, अभी तक लोकतंत्र वाला सीन खत्म नहीं हुआ है, हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। लोकतंत्र क्या है, पिछले क्लास का ही आपका ये भी बस ओवरव्यू लेके चलते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं शासक को चुनती है और शासन जनता की इच्छा से चलता है। लोकतंत्र में शासन जनता की इच्छा से चलता है। यहाँ के नेता जनता की इच्छा से बनते हैं। यहाँ पे के जो शासक होते हैं वो जनता की इच्छा से बनते हैं, जिसमें जनता स्वयं अपने शासक को चुनती है। या हर एक निर्णय, लोकतंत्र में दो तरह के जो लोकतंत्र होते हैं, लोकतंत्र में या तो जनता के शासक के द्वारा यानी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है, या जनता हर एक निर्णय में स्वयं भागीदार होती है। सरल शब्दों में कहें तो आपका क्या है, नॉर्मल शब्दों में ये देखिए बेसिकली आपका अब्राहम लिंकन का है। अगर आप जानते होंगे तो क्या अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन व्यवस्था है। तो इतना आपका बेसिकली क्लियर हो गया होगा। एक चीज और बच गया है, लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ लोकतंत्र। लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। कितना? लोकतंत्र दो प्रमुख प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र, इन दोनों में हम लोग सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे। प्रत्यक्ष क्या होता है? इसमें जनता सीधे निर्णय लेती है। सीधे निर्णय मतलब कोई भी बिल, कोई भी कानून बनने का होता है तो सबसे पहले इधर भी जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही शासन करते हैं। मतलब अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जैसे भारत जैसे देश में आपको पहले समझना आसान होगा। भारत जैसे देश में क्या होता है, हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, विधायक फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चुनते हैं, फिर वही बात करते हैं, हमारे जो सांसद चुनते हैं वो प्रधानमंत्री की तरह वो केंद्र सरकार में कार्य करती है। वहीं आपका क्या होता है, इसमें जो भी आपके लॉ बनते हैं, जो भी निर्णय होते हैं देश के प्रति, जो भी निर्णय होता है, अगर कोई नया कानून हो, किसी में संशोधन हो, तो उसमें क्या होता है, विधायकों या फिर सांसदों के द्वारा किया जाता है, हमारे प्रतिनिधियों के वोट के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता सीधे रूप से भाग लेती है। कोई भी बिल, कोई भी कानून बनता है तो उसमें जनमत संग्रह होता है, रेफरेंडम होता है, यानी हर बार वोट होता है। ये एक छोटे देश में ही संभव है जिसकी जनसंख्या कम हो और साधन अधिक हो, वैसे देश में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। लेकिन भारत जैसा विशाल देश में हर बार हर एक चीज पे वोटिंग करवाना संभव नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को एक बार चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर आगे 5 साल के लिए अपना कार्य करते हैं। आगे बात करें, ये क्या प्राचीन यूनान में भी प्रयोग होता था। ठीक है, बहुत सारे लोग, स्विट्जरलैंड का उदाहरण तो सबके पास है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन प्राचीन यूनान में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। यही प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो क्या है आपका, भारत अमेरिका जैसे देशों में यह शासन प्रणाली है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में तो आपका सबको पता होगा, भारत और अमेरिका जैसे देशों में ये शासन प्रणाली चलती है, जहां पे आपका क्या, भारत में जो आपके मुख्य नेता जो होते हैं, प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग होती है, उसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए ज्यादातर वोटिंग होती है। तो सत्ता में साझेदारी क्या है, चलिए अब आएंगे मेन टॉपिक।
लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हमारा हेडिंग था, हमारा चैप्टर था। तो हमने सबसे पहले लोकतंत्र को समझा। सबसे पहले हमने क्या किया, लोकतंत्र को समझा कि लोकतंत्र क्या है जी। तो लोकतंत्र के बारे में हमारा क्लियर हो गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे करेंगे सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी क्या है? तो सत्ता की साझेदारी है लोकतंत्र में सत्ता का केंद्रीयकृत ना होकर विभिन्न स्तरों एवं समूहों के बीच बंटवारा करके चलाया जाता है, जिससे सामाजिक सद्भाव और स्थायित्व सुनिश्चित होता है। एक चीज, सत्ता साझेदारी का बेसिकली मतलब आप समझ जाइए बंटवारा, यानी लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्ता का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। यानी लोकतंत्र में जो होता है आपका क्या, सत्ता एक जगह ना चलकर कई स्तरों से चलाई जाती है, या फिर कई समूहों के द्वारा कई समूहों में बांट दी जाती है। अगर वहां पे धार्मिक विभेद या फिर धार्मिक विभाजन होता है, या फिर अगर सामाजिक विभाजन होता है तो सामाजिक स्तर पर बांट दीजिए। अगर धार्मिक स्तर पर होता है तो धार्मिक स्तर पर आप बांट दीजिए। तो उसी में लोकतंत्र में सत्ता को विभिन्न स्तरों से या विभिन्न समुदायों के बीच बांट देना ही क्या कहलाता है? सत्ता का साझेदारी कहलाता है। आगे बात करते हैं, लोकतंत्र में सत्ता केवल एक व्यक्ति या समूह के पास ना होकर विभिन्न संस्थाओं और समूह में बंट जाती है। फिर से मैं वही कह रहा हूं कि साझेदारी मतलब डायरेक्ट आप समझ लीजिए बंटवारा। क्या होगा आपका? बंटवारा। सत्ता को कई स्तरों या कई समूहों में बांट देना ही साझेदारी कहलाता है। इससे क्या होता है, अनेक समूहों के बीच बंटकर जब आपका सत्ता चलता है, जब सत्ता अनेक समूहों में बांटी जाती है तो क्या होता है? सामाजिक सद्भाव होता है। कोई एक समूह का किसी दूसरे समूह पे रूल नहीं चलता है, ठीक है। अगर सत्ता किन्हीं एक ही समूह के पास चली जाएगी तो वो समूह किसी दूसरे समूह पे हावी हो सकता है। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी यानी सत्ता का बंटवारा हो तो सभी समूह खुशी खुशी रह सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे स्थिति में उत्पन्न हो सकता है, आगे हम समझेंगे। यह साझेदारी सामाजिक विविधता को स्वीकार करने और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की एक प्रक्रिया है। यह साझेदारी क्या है? सामाजिक विविधता, यानी एक ही समाज में कई लोग रह सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी को सद्भाव से रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। अब एक चीज बताते हैं, सत्ता में साझेदारी ये क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। जहां भी लोकतंत्र होगा, राजतंत्र की खैर यहां तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि राजतंत्र में डायरेक्ट जो होता है राजा के मन से होता है। लेकिन लोकतंत्र में कई लोगों के मेल से लोकतंत्र होता है। एक देश में बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार के, अलग अलग एरिया के लोग हो सकते हैं। तो जब अलग अलग एक ही घर में बहुत सारे लोग जब आपके होते हैं तो उसमें भी झगड़ा होता है। तो एक पूरे देश में जब अलग अलग सोच के लोग हो सकते हैं तो वहां भी द्वंद्व, वहां भी मनभेद या मतभेद हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है आपका लोकतंत्र में द्वंद्व का। यहां से आपका चैप्टर भी स्टार्ट होता है, जब आप देखने लगेंगे कि बहुत सारे द्वंद्व की जिक्र, बहुत सारे द्वंद्व का जिक्र, बहुत सारी आपका कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र आपको मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलता है क्षेत्रीय आधार पर मिलता है, भाषा के आधार पर मिलता है, नस्ल के आधार पर मिलता है। और एक और एग्जाम्पल आपको मिलेगा श्रीलंका का। श्रीलंका में क्षेत्रीय और भाषा दोनों के आधार पर द्वंद्व होते हैं। श्रीलंका में एक एक करके हम सभी आगे भी आपको समझेंगे, क्या एक एक करके हम आपका सभी समझेंगे कि किस किस आधार पर कैसे आपका वहां पे द्वंद्व होता है। तो क्षेत्रीय आधार पर क्या है, मुंबई में, सूर में, भारत में क्षेत्रीय आधार पर आपका द्वंद्व होता है, क्षेत्रीय आधार पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये ज्यादातर कहाँ, साउथ इंडिया में होता है, जो कि आपका वहां पे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जाते हैं तो उनके साथ जो भेदभाव होता है वो क्षेत्रीय आधार पर है। भाषा के आधार पर आपका बेल्जियम में पाया जाता है। बेल्जियम में दो, डच और फ्रेंच, ये दो तरह के भाषा के आधार पर आपका क्या, आपका द्वंद्व पाया जाता है। बेल्जियम एवं डच एवं फ्रेंच के बीच जो है बेल्जियम में पाया जाता है। खैर इसका निदान बेल्जियम वालों ने ढूंढ निकाला है। इन्होंने क्या किया है, अपना सत्ता का बंटवारा कर लिया है, सत्ता में साझेदारी कर ली है भाषा के आधार पर। यहाँ पे आपको ये आगे एक एक करके हमको लोग क्लियर करेंगे। नस्ल के आधार पर मैक्सिको 1968 में एक आंदोलन हुआ था मैक्सिको के धावकों के द्वारा, तो वो उनका उदाहरण है। एक एक करके हम सारा समझते हैं कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है और द्वंद्व के कारण कैसे सत्ता में साझेदारी उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंडिया के बारे में। मुंबई में भैया के साथ मारपीट, गरीब भैया के साथ मारपीट। अभी गरीब भैया क्या है, गरीब भैया यानी यहां से जो लोग जाते हैं नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब क्षेत्रों से जो लोग मुंबई, महाराष्ट्र या फिर अन्य किसी क्षेत्रों में यानी साउथ इंडिया के चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, इन क्षेत्रों में जो लोग जाते हैं, इन क्षेत्रों में जो लोग आजीविका के लिए जाते हैं तो उन लोगों के साथ कभी कभी मारपीट
होती है। क्या होती है? उन लोगों के साथ कभी कभी मारपीट होती है। क्यों? क्योंकि आप ये बोल के आप नॉर्थ इंडियन हिंदी भाषी हो, आप हमारे क्षेत्र में आते हो, कम दाम पे काम कर देते हो, जिसके कारण उन लोगों का देखिए काम करने का एफिशिएंसी भी साउथ इंडिया वाले को थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि बिहार के लोग या यूपी के लोग जब जाते हैं तो वो काम भी अच्छा करके देते हैं एवं पैसा भी उनको कम कम मिल जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, वहां के वाले जो लेबर होते हैं उनकी जो है मांग थोड़ी घट जाती है, जिसके कारण गरीब भैया के साथ मारपीट होती है एवं इसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट होती है एवं कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा आपका उदाहरण आपके बुक में देखने को मिलता है, मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट। मैसूर एक इंसिडेंस आपके बुक में है, जिसमें आपके क्या रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट। देखिए जब भी, चूंकि नॉर्थ इंडिया यूपी बिहार के लोग, ऐसा माना जाता है कि क्या होता है आपका, यूपी बिहार के लोग आपके जनरल कंपटीशन या फिर सरकारी नौकरी में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं। तो इसी में आपका क्या होता है, यूपी बिहार के जो बच्चे होते हैं, अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि मैसूर वाले क्षेत्र में, मैसूर वाले रेलवे डिवीजन में क्या ज्यादा वैकेंसी आई होगी, तो वहां का फॉर्म भर दिया गया होगा, वहां पे भारतीय यहाँ जो आपके बिहार यूपी बिहारी के जो छात्र गए होंगे, वो एग्जाम देने गए होंगे, तो वहां पे उनके साथ मारपीट हुई। क्या हुई? मैसूर में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में वहां पे उनके साथ मारपीट होती है। और ये सब क्यों होता है? और ये सब होने के बाद भी इस पे तुष्टीकरण की राजनीति ज्यादातर हावी हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्यादातर इसमें तुष्टीकरण की राजनीति इसमें हावी हो जाती है, जिसके कारण ये सारे जो बात हैं ये दबा दिए जाते हैं। ये सारे बात क्या है? दबा दिया जाता है क्षेत्रीय आधार पर। ये सब जो है मारपीट, इसके बाद बिहारी छात्रों के साथ मारपीट, इसका कारण धार्मिक नहीं, धर्म कोई भी हो। इसमें देखिए जैसे बिहार के लोग गए होंगे तो वो क्या, इसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो बिहार में हिंदू मुसलमान उत्सव नहीं देखा, वहां क्या देखा हुआ, अलग क्षेत्र के हैं और यहाँ पे एग्जाम देने आए हैं, जिसके कारण हम लोगों की नौकरी संकट में है। वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बात एफिशिएंसी की है ना भाई। तो क्या है, अलग अलग, जैसे यहाँ पे क्या होता है आपका क्षेत्रीय आधार पे आपका यहाँ पे भेदभाव देखने को मिलता है। भेदभाव यानी द्वंद्ववाद, क्षेत्रीय आधार पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा कारण है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, उसका सबसे बड़ा कारण अगर आपसे पूछा जाए तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के कारण आपका सत्ता में साझेदारी होता है। आगे बात करेंगे इसमें। दूसरा एक एक करके, बेल्जियम। बेल्जियम में भाषाई आधार पर भेदभाव या द्वंद्व, ये आप एक चीज देख लीजिएगा, ये आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बेल्जियम में भाषाई आधार पर द्वंद्व किस प्रकार है। प्रकाश डाले, या बेल्जियम के भाषाई आधार पर भेदभाव पे प्रकाश डाले तो क्या हुआ था बेल्जियम में। तो बेल्जियम क्या है, यूरोपियन एक कंट्री है। बेल्जियम क्या है, एक यूरोपियन कंट्री। ये आप इसमें देख रहे हैं क्या है, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जिसमें डच, फ्रेंच और जर्मन, ये तीन भाषा लोग बोलने वाले लोग रहते हैं। जर्मन तो बहुत कम 1% या 2% लोग होते हैं, लेकिन डच एवं फ्रेंच वाले लोग सबसे ज्यादा। अब बात करें तो आपका 60% डच होता है, कितना, 60% डच बोलने वाले लोग, लगभग 59 है वैसे, और फ्रेंच बोलने वाले 40% लोग हैं। ठीक है, ऑल ओवर आपका बेल्जियम में देखे तो 60% डच बोलते हैं और 40% आपका फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, यहाँ की जो राजधानी क्षेत्र है, एक चीज यहाँ पे अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, यहाँ पे जो राजधानी क्षेत्र है, एक बार फिर से समझिए, इसको पूरा कंप्लीट करके एक एक करके फिर से समझिए। हाँ जी, इसको एक बार फिर से समझिए। ये क्या है आपका, इधर आपका डच ज्यादा है। क्या है, डच। डच जो आपका मैक्सिमम 60% लोग हैं, ठीक है, और इधर आपका फ्रेंच ज्यादा है, ठीक है, जिसमें 40% लोग हैं। लेकिन इन, भले ही ये जनसंख्या में डच अधिक हो, लेकिन ये जो है थोड़े कम संपन्न है। कम संपन्न यानी आर्थिक रूप से ये थोड़े कम संपन्न है। जनसंख्या में ज्यादा है लेकिन आर्थिक रूप से कम संपन्न है। ज्यादा संपन्न कौन है, फ्रेंच लोग हैं। कौन है, फ्रेंच लोग हैं। तो ये कम संपन्न है लेकिन जनसंख्या में ज्यादा है। फ्रेंच लोग ज्यादा संपन्न है लेकिन जनसंख्या में कम है। वहीं एक दूसरा फैक्ट अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये जो आपका राजधानी क्षेत्र है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या है, 80% आपका फ्रेंच है, 80% आपका फ्रेंच है और 20% आपका डच है। ये एफ बोल सकते हो इसको, और डच 20% ही आपका डच है।
तो यहाँ पे आपका क्या एक राजधानी क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि ऑल ओवर इंडिया में तो आपका भले ही डच ज्यादा हो जाता है, ऑल ओवर आपका बेल्जियम में भले ही डच ज्यादा हो जाता है, लेकिन राजधानी क्षेत्र में डच की संख्या 20% आ जाती है। कारण क्या है, ये उतने साधन संपन्न नहीं है, ये उतने अमीर नहीं है, जिस कारण यहाँ पे क्या है, बेल्जियम में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था भाषाई आधार पर। हमेशा बेल्जियम में दोनों समुदाय के बीच बहुत ही गहमागहमी देखने को मिलती थी। विविध भाषा के समुदाय के लोग डच, फ्रेंच और जर्मन रहते थे सभी समुदाय को। अब इसका जो है निदान निकला क्या, इसका क्या निदान निकले जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट कम हो, तो इसमें क्या हुआ, सभी समुदाय को समान अधिकार दिए गए। अब इसमें हुआ कि जो भी डच और फ्रेंच ये जो दोनों समुदाय हैं उन सभी को समान अधिकार दिए गए। अभी कैसे हुआ, केंद्र की शक्तियों को थोड़ा कम किया गया, क्योंकि केंद्र देखिए हर पॉइंट पे आपका बनाता था, लॉ बनाती थी, तो केंद्र की शक्तियों को कम किया गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे किसी एक पार्टी का अगर वर्चस्व हो जाता था तो क्या होता था, आपका वो पूरा अपने अपने लैंग्वेज के लिए काम करती थी। तो यहाँ के केंद्र की शक्तियों को कम करके अलग अलग राज्यों की शक्ति थोड़ी सी बढ़ाई गई, जिसके कारण अलग अलग जो समुदाय के लोग थे सबने अपना सत्ता में भागीदारी बढ़ाई, सबकी सत्ता में भागीदारी बढ़ी। अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच क्या हुआ, सत्ता का अधिकार दिया गया, सत्ता का बंटवारा किया गया, सत्ता में साझेदारी की गई और साझा सरकार बनाई। केंद्र की सरकार में भी दोनों ने मिलजुल कर अपनी साझा सरकार बनाई, यानी भाषाई आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया होगा। क्या हो गया होगा, भाषाई आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया, जिसके कारण सभी भाषा वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिए गए। कहां पे, बेल्जियम में। आगे बात करेंगे हम लोग श्रीलंका की। श्रीलंका में क्षेत्रीय आधार और भाषा के आधार पर भेदभाव। अब यहाँ पे देखते हैं, बेल्जियम में तो इसका निदान मिल गया, ठीक है, बेल्जियम में इन्होंने अपने से बात किया, भाषाई आधार पर आपका क्या किया, सरकार बनाई, फिर बेल्जियम में अब शांति। लेकिन श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली जो अधिक संख्या में यहाँ पे आपके इस एरिया में निवास करते हैं, सिंहली समुदाय का तमिल अल्पसंख्यक जो है आपके इधर साइड में निवास करते हैं। ये जो आप रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो तमिल, सिंहली और तमिल अल्पसंख्यक में हमेशा क्लेश देखने को मिलता है, और इसी के कारण एक आतंकवादी संगठन भी है, लिट्टे। इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट देखने के कारण एक नया आतंकवादी संगठन जन्म हो उठा है, लिट्टे, जिसके कारण आए दिन हमेशा अभी भी श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि बहुसंख्यक जो सिंहली हैं वो तमिल को श्रीलंका के लोग नहीं मानते हैं, श्रीलंका के आदमी नहीं मानते हैं तमिल को, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप अब इसका क्या होता है, अब वहां पे क्या हुआ, सत्ता में साझेदारी नहीं दी गई, सत्ता से इन्हें बेदखल करने की कोशिश की जाती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, हमेशा यहाँ पे गृह युद्ध एवं अशांति की संभावनाएं बनती रहती है। आए दिन आपने न्यूज में सुना होगा श्रीलंका में इस तरह का सत्ता परिवर्तन हो गया, ये हो गया, तो क्या है, गृह युद्ध एवं अशांति यानी हमेशा टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। तो ये क्या है, दुष्परिणाम है। एक आपके क्या है यहाँ पे परिणाम कि सत्ता में साझेदारी से क्या हुआ, बेल्जियम अपना नॉर्मल हो गया, स्टेबलाइज हो गया। वहीं पे श्रीलंका में अगर ये नहीं हुआ तो हमेशा क्या गृह युद्ध एवं अशांति होते रहता है। पर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, सत्ता में साझेदारी सामाजिक सद्भाव और स्थायित्व के लिए आवश्यक है। यानी समाज में आपका स्थायित्व लाना है, समाज में शांति लाना है, तो सत्ता में साझेदारी आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आगे बात करेंगे इसमें मैक्सिको ओलंपिक 1968 की घटना। अब मैक्सिको ओलंपिक में क्या हुआ था, तो मैक्सिको ओलंपिक है, क्या हुआ था, ओलंपिक खेलों के दौरान जो 1968 में मैक्सिको में जो ओलंपिक हुई थी, तो अमेरिका के दो अश्वेत धावक यानी दो काले धावक, दो काले यानी काले बोल सकते हो या फिर सांवले रंग के जो है आपके धावक हैं, जो रनर्स हैं, एक का नाम था टॉम स्मिथ जो कि फर्स्ट आए थे, और दूसरा जॉन कार्लोस जो कि सेकंड आए थे। ये किसमें आए थे, 200 मीटर दौड़ में फर्स्ट और सेकंड, स्वर्ण और रजत पदक इनको मिला था। जीतने के बाद विरोध दर्ज करवाया। ओलंपिक एक बहुत बड़ा मंच है, क्या है, ओलंपिक एक बहुत बड़ा मंच है, और वैसे में अमेरिका के दो अश्वेत धावकों ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल किया, लेकिन इनके साथ भी भेदभाव होता था, जिनके कारण इन्होंने ओलंपिक में विरोध जताया, ओलंपिक में अमेरिका का विरोध जताया। वो क्या किए, वो पदक वितरण मंच पर, यहाँ देखिए आप, वो उसी का सीन है, वो पदक वितरण मंच पे क्या किए हैं, ये जो इनको मेडल मिला है, खड़े होकर उन्होंने काले दस्ताने पहने, मुट्ठी हवा में उठाई। यहाँ पे क्या है, काले दस्ताने पहन के ऐसे मतलब बिल्कुल हवा में मुट्ठी उठाई और विरोध दर्ज कराया। इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक पावर सॉल्यूट इसका मतलब होता है, और सिर झुकाकर राष्ट्रगान के समय
चुप रहे। देखिए राष्ट्रगान जब भी बजता है तो इस मुद्रा में खड़ा हुआ जाता है। किस मुद्रा में? इस मुद्रा में। राष्ट्रगान किसी भी देश के सम्मान की चीज है। अगर आप उस देश के निवासी हैं तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। जब भी राष्ट्रगान बजता है तो इंसान को सावधान मुद्रा में खड़ा होकर सिर बिल्कुल एकदम बिल्कुल सामने आपका होना चाहिए, तो सिर बिल्कुल गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान के समय क्या किया? देखिए सिर इनका नीचे है और ये देखिए दोनों के हाथ जो है हवा में, और इनसे क्या है विरोध दर्ज कराया। बाद में ओलंपिक कमेटी के द्वारा इन पर इंक्वायरी भी बैठी, बट ये इतना फेमस हुआ ये आंदोलन, बाद में इनको आगे चलकर अन्य ओलंपिक्स लोग ओलंपिक में जो जीते थे उनका भी सपोर्ट भी मिला। तो ये एक बहुत प्रमुख घटना है। ये क्या है? इस प्रकार के जो भेदभाव होते हैं, काले गोरे रंग के आधार पर भेदभाव जो होते हैं वो नस्लीय आधार पर भेदभाव होते हैं। ये जो है नस्लीय भेदभाव का उदाहरण है। यह प्रदर्शन अमेरिका में अश्वेत के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव, अन्याय और असमानता के खिलाफ था। तो आपके क्या अलग अलग आधार पर हम लोग यहाँ पे भेदभाव को जाने हैं। भारत में होता है एरिया के आधार पर। भारत में क्या होता है? भारत में जो होता है आपका क्षेत्रीय आधार पर होता है। भाषा के आधार पर आपका कहाँ पे हुआ? बेल्जियम में। भाषा के आधार पर बेल्जियम में। भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर आपका श्रीलंका में होता है। और नस्लीय आधार पर आपका कहाँ? मैक्सिको ओलंपिक में, यानी अमेरिका में एक तरह से बोल सकते हैं। नस्लीय आधार पर जो भेदभाव पाया जाता है वो अमेरिका में पाया जाता है। आगे बात करेंगे इसमें सत्ता में साझेदारी के प्रकार। तो ये तो हुआ सत्ता में साझेदारी का एक प्रमुख कारण, और भी कारणों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सत्ता में साझेदारी जब हो गया है आपका, सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो सत्ता में साझेदारी किस प्रकार हो सकती है? ठीक है, सत्ता में साझेदारी तो होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? जैसे मैंने अभी आपको बताया बेल्जियम के अथी स्टेप में कि बेल्जियम में क्या आपको बोल सकते हैं कि बेल्जियम में अलग अलग भाषाई आधार पर सत्ता में साझेदारी की गई, लेकिन कैसे की गई? तो उसमें भी अनेक तरह से सत्ता में साझेदारी हो सकता है। सबसे पहले विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, तो सामाजिक समूहों के बीच बेल्जियम में किया गया। कैसे? धार्मिक और भाषाई समूह। अगर किसी देश में दो भाषा या फिर कई भाषा के लोग रह सकते हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो कि सामाजिक विभाजन के कारण हो रहा है, सामाजिक विभाजन के कारण हो रहा है, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, जैसे धार्मिक समूहों के बीच धर्म के आधार पर भी सत्ता का क्या साझेदारी हो सकता है, सत्ता का बंटवारा हो सकता है, या फिर भाषाई आधार पर भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे कि बेल्जियम में हुआ है। राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बीच, यदि किसी देश या फिर किसी राज्य में अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन उनका अगर मोटो सेम हो या फिर अगर नहीं भी हो तो अलग अलग राजनीतिक दल भी मिलकर आपस में मिलते हैं। जब क्या होता है, जब बहुमत नहीं आता या फिर आ भी जाता है तो अपनी सरकार को स्ट्रांग करने के लिए अलग अलग दल क्या होता है, एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे से गठबंधन करते हैं और फिर सरकार बनाते हैं। और जब सरकार बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस राजनीतिक दल का जो भी अपना, जैसे अगर बीजेपी और अभी नीतीश कुमार का है तो दोनों मिलके कार्यपालिका को चला रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार आपके जेडीयू से आपके क्या है, आपके मुख्यमंत्री जी हैं, और वहीं आपके दो उप मुख्यमंत्री आपके बीजेपी कोटा से है। तो अलग अलग देख रहे हैं, दोनों पार्टियों की साझेदारी है। सत्ता का बंटवारा क्या है, इन दो पार्टियों में बट गई है। राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बीच चुनाव के बाद बनी सरकार क्या है, राजनीति। ये दूसरा प्रकार है। तीसरे प्रकार की बात करें, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, सरकार निरंकुश ना हो तो सरकार को भी विभिन्न स्तरों से चलाया जाता है। सरकार की भी अलग अलग स्तरों पे बांटी जाती है, यानी केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्तियां नहीं होती है। कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास भी होती है, कुछ शक्तियां आपकी स्थानीय सरकार के साथ भी होती है। जबकि सरकारी अंगों के बीच अब फिर से वही कि सारा जो कार्य होता है सिर्फ एक अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सभी के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, तो हम लोग बेल्जियम के बारे में पहले ही जान चुके हैं। जब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का साझेदारी हो। सत्ता का साझेदारी कौन से समूह के बीच, डच एवं फ्रेंच के बीच हुआ। क्या भाषाई आधार पर डच एवं फ्रेंच के बीच बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी हुई, सत्ता का बंटवारा हुआ। आगे बात करेंगे इसमें राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बीच। अब क्या होता है इसमें, वही मैंने आपको बताया कि जब दो राजनीतिक दल आपस में मिलकर, जब दो राजनीतिक दल आपस में बैठकर क्या करते हैं, सत्ता का बंटवारा करते हैं, सत्ता का बंटवारा करते हैं। मान लीजिए अगर दोनों का अपना बहुमत, भारत जैसे देश में कैसे सरकार बनती है, बहुमत से बनती है, यानी आधा से अधिक सीट अगर आपके पास है तो आपकी सरकार बन सकती है। तो अगर उस कंडीशन में सरकार नहीं बन पाती है, सबके पास आधा से अधिक सीट अगर किसी सिंगल पार्टी को नहीं मिलती है, तो दो पार्टियां मिलकर गठबंधन करती है और फिर सत्ता में वो फिर चलाती है। और दोनों पार्टी मिलकर, यानी दोनों पार्टी आपस में
सत्ता को बांटकर वो शासन करती है। तो क्या है, राजनीतिक दलों एवं गठबंधनों के बीच जो सत्ता को बांटकर चलाया जाता है वो क्या है, राजनीतिक दलों एवं गठबंधनों के बीच क्या है, सत्ता की साझेदारी। जैसे अभी बिहार में ये दोनों चल रहे हैं, इन दोनों के बीच भी गठबंधन हुआ पड़ा ही है, जो कि आपका इंडी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, इंडिया अलायंस के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए एनडीए अलायंस, जो केंद्र सरकार हमारी चल रही है नरेंद्र मोदी के साथ, कई और पार्टियां हैं, जैसे हमारी कौन, नीतीश कुमार आपके की जेडीयू हो गई, रामविलास पासवान जो है आपके, चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं, उन इन सभी क्या है, गठबंधन की सरकार ये यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो गठबंधन के आधार पे भी सत्ता की साझेदारी होती है। आगे बताए, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। अब स्तर क्या हो सकता है, देखिए कोई भी सरकार अगर एक ही स्तर से चलाई जाएगी, जैसे अगर भारत जैसे विशाल देश में अगर मान लीजिए अगर सिर्फ केंद्र से ही सरकार पूरे देश की चलाई जाए, तो बहुत सारे स्थानीय मुद्दे, बहुत सारे राज्य के मुद्दे आपके क्या इससे अछूते रह जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, बहुत सारे राज्य का विकास नहीं हो पाएगा, कहीं कहीं किसी कोई क्षेत्र छूट जाएगा। इसीलिए सारी शक्तियां केंद्र को ना देकर शक्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बांटी जाती है। भले केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन शक्तियां राज्य सरकार के पास भी होती है और स्थानीय सरकार के पास भी होती है। तो केंद्र सरकार मतलब कौन, नरेंद्र मोदी वाली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो आपके संसद में होते हैं। बिहार में जो राज्य सरकार आपका विधानसभा, जिसमें एमएलए चुने जाते हैं, यानी कौन, आपके विधायक साहब, और इसमें सांसद जी, और यहाँ फिर मुखिया जी का सरकार आता है, पंचायती आपका स्थानीय सरकार, मुखिया चुनाए जाते हैं। इसके अलावा जिला परिषद, पंचायत समिति। तो ये कौन सा, ये जो है आपका स्तरों के बीच जो साझेदारी होती है उसका उदाहरण है। आगे बात करेंगे, अगले प्रकार की बात करेंगे तो सत्ता में साझेदारी का जो चौथा प्रकार है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बात करें मतलब, यानी सरकार के बहुत सारे कार्य होते हैं। सबसे पहले क्या, कानून बनाती है, ठीक है, कानून को इंप्लीमेंट करती है, और फिर क्या, न्यायपालिका जो कानून के विरुद्ध जाने वाले पे क्या करती है, दंडित करती है। ये सारे जो सरकार, अगर ये तीनों प्रकार के कार्य किसी एक ही हाथ में चला जाए, जैसे कि राजतंत्र में होता था, राजतंत्र में क्या होता था, राजा कानून बनाता था, राजा कानून की देखरेख भी करता था, एवं राजा दंडित भी करता था। तो ऐसी जो शासन व्यवस्था होती थी वो बहुत ही दिक्कत देती थी। क्या होती थी, फिर ये राजतंत्र का ही प्रकार हो जाता है। तो क्या होता है, सरकार में जो साझेदारी होती है उसका एक महत्वपूर्ण प्रकार आप बोल सकते हैं कि सरकार के कार्यों का बंटवारा। सरकार के जो अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सभी का बंटवारा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो साझेदारी होती है, जिसके अंदर आता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका जो आता है आपका संसद से चलती है, जो कि सांसद आपके जो चुन के जाते हैं, जो कानून बनाते हैं संसद में वो। फिर उसके बाद कार्यपालिका हमारे जो राष्ट्रपति जिसका प्रधान होता है, एवं इसके अंदर आपका कौन आएंगे, डीएम आएंगे, एसपी आएंगे, जो डीएम लोग आते हैं उस सभी में। कार्यपालिका में आपके प्रधानमंत्री जी आएंगे, अलग अलग जो सचिवालय, ये सभी किन कार्यपालिका के अंडर आते हैं। उसके बाद न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका सेशन कोर्ट जो आपका जो क्षेत्रीय जो न्यायालय होता है वो, इसके अलावा और भी आपका जो क्या हाई कोर्ट, ये सब किस में, न्यायपालिका के अंदर आते हैं। तो सत्ता का साझेदारी का ये चौथा प्रकार है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, यानी ये अंग कौन कौन से हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आगे बात करेंगे हम लोग, सत्ता में साझेदारी आवश्यक क्यों है। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार जो है जनता के द्वारा चलाई जाती है, और जनता एक बहुत बड़ा स्केल है। सभी जनता का मत एक समान नहीं हो सकता। सभी जनता का जो कैटेगरी है, सभी जनता की जो कैटेगरी है, उनका समुदाय एक नहीं हो सकता। कहीं कहीं इसमें भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण इन्हीं भिन्नताओं के कारण कहीं कहीं द्वंद्व होता है, कहीं कहीं मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसी के कारण सभी का जो क्या है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, एवं सभी वर्गों को, जब इतने सारे वर्ग होते हैं तो उन सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। इससे क्या होता है, सत्ता का दुरुपयोग रुकता है। अगर कोई भी सत्ता किसी एक ही वर्ग या किसी एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। तथा इससे सत्ता में साझेदारी से क्या होता है, सत्ता का दुरुपयोग रुकता है। और सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। जब हमने क्लास की शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र के अंदर जो खामियां हैं उसे दूर करने के लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक होती है। और सत्ता में साझेदारी से क्या होता है, लोकतंत्र सशक्त बनता है, लोकतंत्र मजबूत बनता है, विभिन्न समुदायों में विश्वास बनाए रखता है। एवं अगर सत्ता का बंटवारा अलग अलग समुदाय या अलग अलग लोगों, अलग अलग स्तरों के बीच किया जाता है तो लोगों में विश्वास होता है कि
मान लीजिए अभी के सेशन में अगर अभी बात करें, अगर अभी विधायिका कोई कानून बनाती है, अभी भी जैसे अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून को चैलेंज किया जाता है, कहाँ पे, कोर्ट में। कहाँ, कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि ये जो कानून है ये अच्छा नहीं बनाती है। क्या है, विश्वास होता है कि अगर ये विधायिका अगर अच्छे से कार्य नहीं करेगी तो हमारे पास न्यायपालिका है उसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें, ये एक विश्वास होता है कि हमारे साथ गलत नहीं होगा। तो आगे इसी में बात करेंगे हम लोग कि लोकतंत्र में सत्ता बांटने से लाभ। अब क्या है, क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र में सत्ता बांटने से क्या लाभ होता है। न्याय और समानता की भावना होती है। मैंने आपको कहा जब लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा होता है, जब सत्ता सभी के पास होती है, जब जनता सभी के पास होती है, जब सत्ता जो होती है, किसी देश की सत्ता एक पास ना होके सभी के पास होती है, तो क्या होगा, सभी को लगता है कि हाँ हमें भी इसमें भागीदारी मिली है, हम भी समान है, समानता की भावना आती है, जनता की भागीदारी होती है, जो आम जनता है, समाज के जो सबसे पिछड़े लोग भी होते हैं उनकी भागीदारी होती है। ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही, सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है कि हमने ये किया है, ये किया, हम इसमें विफल हुए हैं, जनता सवाल कर सकती है। सामाजिक शांति और विकास में सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, सत्ता में साझेदारी का। जब सभी वर्गों के लोग एक साथ शासन करते हैं तो सभी वर्गों का एक साथ ही उत्थान होता है। तो क्या एक विकास का बहुत बड़ा कारण है, और सामाजिक शांति रहती है, समाज में शांति बनी रहती है। ठीक है, आगे बात करेंगे निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। आखिर हम लोग एंड में है सत्ता में साझेदारी का। इसके अलावा और भी इस चैप्टर में बहुत कुछ बचा हुआ है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है जाति, धर्म और लिंग का, ये एक अलग पार्ट में हम लोग करेंगे। अभी हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी ही उसकी असली ताकत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है, सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, और जनता का शासन जनता के द्वारा चलाया जाना चाहिए। एवं अगर प्रतिनिधि लोकतंत्र में सारा जो शक्ति है एक ही व्यक्ति के पास हो जाए तो फिर लोकतंत्र और राजतंत्र में कोई अंतर नहीं होगा दोस्तों। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। विविधता वाले देश के लिए यह और भी अधिक आवश्यक है। विविधता वाले देश, मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जिसमें एक ही प्रकार के लोग हैं, मतलब अगर हिंदू है तो पूरा देश ही हिंदू है, और अगर मुसलमान है तो पूरा देश में ही मुसलमान है, तो विविधता। लेकिन वैसे इसमें थोड़ा सा सत्ता में साझेदारी अगर नहीं भी होती तो कम चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, वहां भी होते हैं। लेकिन विविधता वाले देश जैसे भारत जैसे देश जहां अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, वहां पे यह और भी अधिक आवश्यक है। यह साझेदारी लोकतंत्र को सफल और टिकाऊ बनाती है। लोकतंत्र को सफल और टिकाऊ बनाने के लिए कौन सी साझेदारी आवश्यक है, सत्ता में साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। आगे हम बात करेंगे इसमें, यह है हमारा सामाजिक विविधता और सामाजिक विभेद में एक अंतर है। इसी टॉपिक को हम अगले वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी आपको इसमें ब्रीफली जानकारी दे देते हैं। सामाजिक विविधता कब सामाजिक विभेद बन जाएगी, इसकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन। सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन क्या होता है। सामाजिक विविधता क्या होता है, जब समाज में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति के लोग एक साथ मिलके रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता कहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब सरकार में अनेक जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, संस्कृति सभी लोग एक साथ सद्भाव से रहते हैं तो उसे सामाजिक विविधता कहते हैं। लेकिन यही जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति, अलग अलग संस्कृति के लोग जब आपस में झगड़ा करने लगे, झोटम झोटी करने लगे, मारा पीटी करने लगे, तो क्या होगा, जब समाज की यही विविधता टकराव या भेदभाव का रूप ले लेती है तो क्या कहलाती है, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। क्या होता है, ये सामाजिक विभाजन हो जाता है। यह एक सकारात्मक बात है जो समाज को मजबूत बनाती है। एक ही समाज में अनेक वर्गों का रहना, अलग अलग वर्गों का होना, अलग अलग जाति का होना, अलग अलग भाषा का होना, यह समाज को विकास की ओर ले जाता है। क्या करता है, विकास की ओर ले जाता है, बशर्ते वो शांति से एवं सद्भाव से रहे, जिसे हम लोग सामाजिक विविधता मानते हैं। लेकिन यह एक नकारात्मक हो जाती है जब आपस में टकराव हो जाता है, आपस में मतभेद हो जाता है। तो ये क्यों होता है, सामाजिक विभाजन। यह एक नकारात्मक सी स्थिति है जो समाज को बांटती है। बात करें सामाजिक विविधता की, तो सामाजिक विविधता का उदाहरण भारत है। क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ एक भावना से रहते हैं, तो सामाजिक विविधता क्या उदाहरण आप भारत को मान सकते हैं। वहीं
श्रीलंका में तमिलों के साथ भेदभाव और जो गृह युद्ध हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, तो सामाजिक विभाजन का उदाहरण आप श्रीलंका को बोल सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका में मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में क्या होता है, जो बहुसंख्यक जो सिंहली समुदाय के लोग हैं, यहां मैंने आपको बताया था बहुसंख्यक जो सिंहली समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं, आपका अल्पसंख्यक जो तमिल है उनके साथ भेदभाव होता है, वहां पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और गृह युद्ध होते रहता है। और भारत में क्या होता है, अनेक धर्मों के लोग, अनेक भाषा के लोग एक साथ सद्भाव की भावना से रहते हैं। ठीक है, आगे इसमें बात करेंगे। ये आपका मेरा आज का सेशन तो हम लोग यही खत्म करेंगे। इसी चैप्टर का एक अगला पार्ट हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें आप क्या डीपली हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। क्या समझेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन। अभी तो हमने डिफरेंस देखा है, इसके अलावा इसको और डीपली जानेंगे कब सामाजिक विभाजन, सामाजिक विविधता, सामाजिक विभाजन चला जाता है, सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन कब बन जाता है, वो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप ले सकती है, और जाति, धर्म, लिंग, इन सभी का भारतीय राजनीति पर या फिर राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। एक एक पॉइंट को आगे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन का जो भी बुक है, हमारे कैप्टन बुक, कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन और कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का गोदली, प्यूसम, वर्णिका, और फिर गोदली जो आपका क्लास 9th के लिए है, ये सब। इसके अलावा दिगंत क्लास 11th एवं क्लास 12th के लिए, और दिगंत और कैप्टन रेनबो आप परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का भी लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा क्रैश कोर्स जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों मिलने वाले हैं, ये सभी आप खरीद सकते हैं। रोशनी पब्लिकेशन के 17 सालों का एक्सपीरियंस और बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया एक एक क्वेश्चन को, एक एक बारीक को यहाँ पे समझा गया है कि कैसे क्या होता है। तो सभी को आप एक बार परचेज करना चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट एवं Amazon से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 2026 में आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम के लिए हमारा एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक आपको हम लोग कवर करवाने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।